नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। एक के बाद एक हो रहे परमाणु हथियारों के टेस्ट से पूरी दुनिया में अनरेस्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और यहां तक कि पाकिस्तान तक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं तो फिर अमेरिका क्यों पीछे रहे। ट्रंप ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। कुछ ही घंटे के बाद इस मिसाइल की टेस्टिंग भी हो जाएगी। अमेरिका की इस मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे या फिर अमेरिका परमाणु धमाका भी करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या चीन और रूस चुप बैठेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पुतिन एटमी बम से यूक्रेन को भस्म कर देंगे? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका भी करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। क्या रूस से लेकर अमेरिका तक हो रहे एटमी हथियारों के टेस्ट से फैलने वाला है पूरी दुनिया में अनरेस्ट? क्या अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुआ परमाणु हथियारों का शक्ति प्रदर्शन दुनिया पर थोपने वाला है एटमी जंग? यह अमेरिका का परमाणु आईसीबीएम मिसाइल मिनटमैन 3 है। परमाणु हमला करने में सक्षम यह अमेरिका की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को ऑर्डर दे दिया है। इसी हफ्ते इस मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। अमेरिका कुछ ही घंटों के बाद वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 लॉन्च करेगा, जहां से यह मिसाइल मार्शल आइलैंड के क्वाजालिन एटोल की रीगन टेस्ट साइट तक जाएगी। मिनटमैन मिसाइल का पूरा नाम LGM-30G मिनटमैन 3 है। इसे अमेरिकी एयरफोर्स ने सबसे पहले 1960 के दशक में तैनात किया था। मिनटमैन 3 मिसाइल को अमेरिकी कंपनी बोइंग डिफेंस ने बनाया है। यह मिसाइल 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है। मिनटमैन 3 की रेंज में रूस से लेकर ईरान और चीन सब आते हैं। मिनटमैन में 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जिससे यह मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। सवाल यह कि क्या अमेरिका सिर्फ परमाणु मिसाइल टेस्ट करेगा या फिर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपनी ताकत को भी परखेगा? क्या अमेरिका परमाणु धमाका करके पुतिन को कोई बड़ा मैसेज देगा? अमेरिका इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? उसकी वजह रूस से लगातार आ रही ये तस्वीरें हैं। पुतिन एक के बाद एक एटमी धमाका करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने सबसे पहले जमीन, आसमान और पानी में परमाणु हथियारों की ड्रिल करके अमेरिका को चौंकाया। फिर अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल वुर्वेस्तनिक की टेस्टिंग करके दुनिया को दहलाया। इसके बाद पुतिन ने न्यूक्लियर पॉवर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो का परीक्षण कर दिया, जो समंदर किनारे किसी भी शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। अभी दुनिया पोसाइडन की ही चर्चा कर रही थी कि पुतिन ने न्यूक्लियर पॉवर्ड खबरोस के सबमरीन लॉन्च कर दी, जो कि खासतौर से पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए डिजाइन की गई है। पुतिन खुलकर अमेरिका और नाटो को चैलेंज दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खतरा समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस परमाणु परीक्षण कर रहा है और चीन भी कर रहा है। निश्चित तौर से उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर रहा है।
पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो टेस्ट नहीं करता है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश देकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, या वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपनी ताकत को परखेगा? और अगर ट्रंप ने ब्लास्ट करने का आदेश दिया है तो इसका मतलब होगा 33 साल बाद फिर अमेरिका न्यूक्लियर विस्फोट करेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के देखा देखी और भी देश न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे? क्या रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया भी परमाणु धमाका करके अपनी ताकत दिखाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, इतना न्यूक कि वो पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार रूस के पास इस वक्त 5500 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार हैं। रूस के 1718 न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी टू लॉन्च मोड में है, जबकि 2591 वॉरहेड रिजर्व रखा गया है। अमेरिका पुतिन को परमाणु शक्ति दिखाने की तैयारी कर रहा है, तो पुतिन यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा है। ये डोनेट्स्क के रोडेंस्कॉय बस्ती है, जहां रूसी फौज ने 500 बमों से यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को उड़ा दिया है। वॉर जोन में पुतिन की रेड आर्मी चुन चुनकर ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। यूक्रेनी सैनिक कहीं रूसी स्नाइपर्स का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं पुतिन के आर्टिलरी फोर्स उन पर काल बनकर टूट रहे हैं। ज़ापोरोज़े में रूस के वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को पल भर में तबाह कर दिया। रूसी फौज यूक्रेनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। उसकी एक और तस्वीर देखिए। वॉर जोन में रूसी सैनिक FPV ड्रोन से एक यूक्रेनी सैनिक पर टारगेट सेट करते हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेनी फौजी भागता है, लेकिन रूसी ड्रोन से खुद को बचा नहीं पाता है। रूस ने यूक्रेन के उजर्ने एयरबेस पर किंजल मिसाइल से हमला किया। यहाँ पर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट बेस था। किंजल मिसाइलों के हमले में पूरा बेस तबाह हो गया। पुतिन की किंजल मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार करती है। यह 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को तबाह कर देती है। किंजल मिसाइल 480 किलो तक का पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पोक्रोवस्क का है। यहाँ रूसी सैनिकों का कहर टूट रहा है। पोक्रोवस्क में रूस के करीब 2 लाख सैनिक बमबारी करते और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रूसी सैनिक इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की तैयारी में है। आम लोगों को जल्द से जल्द एरिया खाली करने को कह दिया गया है। Не хотели пойти, но побоялись туда. Им уже по 70 лет. 70, 68. Вот мне 67. Там 70, 72, 74. Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже? 12 ранений в спину, голову. Рука уже все не работает. Там вот такой осколок разбило мне. Тут 3, там 4. Ногу одно, голову. И пальцы не работают. Вот все. Тут он зашел. Да, иностранец. А у этого, а тут, видимо, с ним, а тут, наверное, понимает английский, с автоматом, который впереди был. Но тут такой упакованный был, шлем такой, все как это, все.
Он ему говорит, а что он тут остался, что он не уходит? Я говорю, слышишь, куда я буду ходить? Я говорю, дома, куда я пойду, это моя земля, говорю. Я говорю, ты мне не снимай ничего, что мне... पोक्रोवस्क के मोर्चे पर हर रोज 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में दोगुना हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो ये जंग जीत सकते हैं। दुश्मन को हाल के दिनों में कोई सफलता नहीं मिली है। मोर्चे पर लगभग 26% से 30% युद्ध गतिविधियां पोक्रोव्स्क में हो रही हैं। ग्लाइड बमों के इस्तेमाल की बात करें तो सभी ग्लाइड बमों की 50% तैनाती पोक्रोव्स्क पर की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सैनिकों के लिए ये कितना मुश्किल है। पोक्रोव्स्क में, जैसा कि हमने पहले कहा, कई सैकड़ों रूसी सैनिक हैं। हमारा अनुमान है कि वहाँ 260 से 300 रूसी सैनिक हैं। ज़ेलेंस्की की इन्हीं बातों पर भरोसा करके नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हाल ही में यूके यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की नई खेप भेजी है, जो रूसी ठिकानों पर आग उगल रही है। ज़ेलेंस्की की कोशिश अब अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल लेने की है, जिसकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक है। हालांकि ट्रंप फिलहाल ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइल देकर पुतिन का गुस्सा और नहीं भड़काना चाहते हैं। On the frozen Russian assets. What happens is, I guess Europe and Russia are having discussions. I'm not involved in those discussions. Will your administration provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles? Is that No. something that you're not considering that? No, not really. Mr. President, on Friday, Could happen. I could change, but at this moment, I'm not. हालांकि ज़ेलेंस्की अब भी नाटो देशों के सहारे बैठे हैं। शहरों में यूक्रेनी लोग मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जब तक पुतिन की शर्तों पर सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन में रक्तपात और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि पुतिन अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन में जहां एक और पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की के जवानों पर कहर बनकर टूट रही है, एक एक कर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा जमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने हमास पर ऐसा अटैक किया जिससे पूरा गाजा दहल उठा है। नेतन्याहू ने क्लियर कट कह दिया है कि गाजा हमास के आतंकियों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। ये गाजा में इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। हमास के खिलाफ इजराइल का यह सबसे बड़ा प्रहार है। हमास को नेतन्याहू ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। פירוק ופירוז של החמאס, פירוק של החמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, זה הכלל שבו אנחנו דוגלים, זה מה שמוסכם ביני לבין הנשיא טראמפ, וכך אנחנו פועלים במתווה ברור, וכמובן गाजा को बनाकर रहेंगे हमास का कब्रगाह। हमास के खिलाफ इजराइल का इंतकाम रुका नहीं है। इजराइल ने गाजा पर ऐसा बम गिराया है जिससे पूरा गाजा धुआं धुआं हो गया है। विस्फोट कितना भयंकर और घातक है, उसका अंदाजा आप धमाके के बाद निकले आग और धुएं के गुबार को देखकर लगा सकते हैं। धमाके के साथ भस्म करती आग की लपटें, तबाही इतनी ज्यादा कि जो उसकी जद में आया वो मिट्टी में मिलता चला गया।
गाजा शांति समझौते के बाद इजराइल का ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। इससे पहले 28 अक्टूबर को नेतन्याहू ने इजरायली सेना को हमास के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की इजाजत दी थी, जिसके बाद इजराइल आर्मी गाजा पर कहर बनकर टूट पड़ी थी और अब इजराइल ने गाजा पर सबसे बड़ा बम गिराया है, जिससे गाजा में तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। गाजा के पूर्वी हिस्से में ये बम गिराया गया है। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वहां पहले से तबाह इलाकों के बड़े हिस्सों को मलबे में तब्दील कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ के कब्जे वाले राफा में फंसे हमास के 200 लड़ाकों को सेफ पैसेज देने से इनकार कर दिया है, जबकि गाजा सीज फायर समझौते में इस बात का जिक्र था कि अगर हमास के लड़ाके बंदूक छोड़ देते हैं तो उन्हें गाजा से बाहर जाने का सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने अब क्लियर कट कह दिया है कि जब तक गाजा में हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक इंतकाम जारी रहेगा। שישנם כיסים של חמאס עדיין בשטחים שהם בשליטתנו בעזה, ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים בעצם ברפיח ובח'אן יונס, והם יחוסלו. ופירוז של החמאס, פירוק של החמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, זה הכלל שבו אנחנו דוגלים, זה מה שמוסכם ביני לבין הנשיא טראמפ, וכך אנחנו פועלים במתווה ברור. וכמובן, אם הדבר הזה לא יעשה בדרך האחת, אז הוא יעשה בדרך השנייה, וכולם יודעים מהי הדרך השנייה ומי גם יעשה אותה. फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में भी इजरायली सेना के अटैक का विजुअल सामने आया है। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के कफ्र कुद्दम और वेटलित की है, जहां गाड़ियां जलती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ छाया सिर्फ धुआं और धुआं। ये तस्वीर राम अल्लाह के डेर दीवान की है, जहां इजरायली हमले में एक कार धू कर जल गई। दरअसल हमास और उसके मददगारों को इजरायली सेना ढूंढ कर मिट्टी में मिला रही है। इजराइल जहां एक तरफ गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है, उसका समूल विनाश कर रहा है, तो वहीं इस शांति समझौते के मुताबिक 45 फिलिस्तीनियों के शवों को भी लौटा चुका है। यानी सीज फायर के दौरान अब तक 270 फिलिस्तीनियों के शव इजराइल ने रेड क्रॉस के जरिए फिलिस्तीन को वापस कर चुका है। इजराइल की ओर से रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से हमारे पास 45 शव पहुंचे हैं और उनकी जांच की जा रही है। उनकी संख्या अधिक होने की वजह से उनकी जांच 2 दिनों में की जाएगी। अब तक 30 शवों की जांच की जा चुकी है और अब 15 शवों की जांच की जाएगी। दरअसल इजराइल ने 45 फिलिस्तीनियों के शव उन 3 इजरायलियों के शव के बदले लौटाए हैं, जिसे हमास ने इजराइल को सौंपा था। इन 3 शवों की पहचान कैप्टन उमर न्यूट्रा, स्टाफ सर्जेंट ओज डेनियल और कर्नल असफ हमामी के रूप में की गई है। हमास ने दावा किया है कि इन तीनों के शव गाजा में एक सुरंग से मिली है। दरअसल इजराइल के इन सैनिकों की मौत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हुआ था। उसके बाद उनके शवों को हमास के आतंकी अपने साथ लेकर गए थे और बंधक बनाकर रखे थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों के शव लौटा दिए तो फिर इजराइल बम क्यों बरसा रहा है? अगर हमास और इजराइल में शांति समझौता हो गया था तो फिर इजराइल अटैक क्यों कर रहा है? दरअसल 13 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर मिस्र में 20 देशों के नेताओं की मौजूदगी में शांति समझौता हुआ, जिसके मुताबिक हमास को इजरायली बंधकों को लौटाना था। हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा तो कर दिया है, लेकिन 13 बंधकों के शवों को नहीं लौटा है। साथ ही वो शवों को अलग अलग कब्रों में छिपाकर रेड क्रॉस को बरगलाता रहा, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया। बाद में हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना पर अटैक भी कर दिया, इजरायली जवान की हत्या कर दी, जिसके बाद नेतन्याहू को हमास के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का आदेश देना पड़ा।
अब एक्शन से बैकफुट पर हमास ने 3 बंधकों के शव तो लौटा दिए हैं, लेकिन 10 बंधकों के शव अब भी हमास के पास है। यही वजह है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में सबसे बड़ा बम गिराया है। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी महाशक्ति के पास नहीं है। The most advanced offensive weapons on the planet, things that none of the superpowers have, developed by Israel, shared with America. गाजा में इजराइल के लगातार अटैक से गाजा शांति समझौता टूट की कगार पर पहुंच गया है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि हमास गाजा में सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। Hamas Gazze'nin iradesini Filistinlerden oluşacak bir komite devretmeye hazır. हमास गाजा के शासन को फिलिस्तीनियों से बनी एक समिति को सौंपने के लिए तैयार है। व्यवस्थाएं समय के साथ और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से टिकाऊ हो जाएंगी, बशर्ते वे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इजराइल लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और आवश्यक स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डाल रहा है। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए हैं। बैठक में भाग लेने वाले देशों का एक मत दृष्टिकोण है। अब हम नहीं चाहते हैं कि गाजा में नरसंहार फिर से शुरू हो। Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını उधर गाजा में इजराइल के ताजा हमले के बाद गाजा में संकट और बढ़ गया है। लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। मिस्र का कहना है कि गाजा में पुनर्निर्माण में $70 अरब लगेंगे। मिस्र का कहना है कि इसे जीरो से शुरू करना होगा। Really a monumental task, and we will need approximately $60 to $70 billion in order to reconstruct Gaza. Our initial assessment back in March was almost $50 billion, but in the past 6 months there has been more damage inflicted on the critical infrastructure in Gaza. So our estimate now is that we will be in need of almost 60 to 70 billion. Received very positive indications and constructive indications by many donor countries and international financial. इतना तो तय है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा, जब तक इजरायली बंधकों के शवों को नहीं लौटाएगा, तब तक इजराइल शांत नहीं बैठने वाला है। यानी गाजा में अभी बरसते रहेंगे नेतन्याहू के बम। दूसरी जंग की तैयारी तो पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी है। भारतीय फौज के 30,000 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्रह्मोस से लेकर नाग तक की टेस्टिंग चल रही है। एक्साइज त्रिशूल को और त्रिशूल की वजह से क्यों मुनीर की नींद उड़ी हुई है, शहबाज की सेना कैसे चक्रव्यूह में घिर गई है, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल, मुल्ला मुनीर, मत करना कोई भूल। डबल फ्रंट पर फंसा पाकिस्तान, भूगोल बदल देगा पठान। डेजर्ट रेंज में वॉर का ट्रेलर, त्रिशूल खोदेगा आतंकिस्तान के कब्र। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना की तीनों कमान ग्राउंड पर हैं। धूल का गुबार उठ रहा है। हवा को चीरते हुए T-90 भीष्म टैंक दहाड़ रहे हैं। आसमान में राफेल की गर्जना सुनाई दे रही है। यह सब चल रहा है भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर। भारत का गौरव ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इस ड्रिल में तैनात की गई है। ब्रह्मोस की आहट से ही पाकिस्तान टेंशन में है। मई में ब्रह्मोस की मार से लहूलुहान हो चुका पाकिस्तान अब इसके नाम से ही कांपने लगा है। पाकिस्तान में सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा है, कभी भी हिंदुस्तान फिर छेड़ सकता है जंग।
30,000 हिंदुस्तानी जवानों की मौजूदगी से पाकिस्तान का कलेजा सूख गया है। बॉर्डर पर ड्रोन वॉरफेयर से निपटने की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया गया। खासकर बॉर्डर पार से आ रहे दुश्मन के ड्रोन को उसी स्पॉट पर कैसे गिराना है, ये सब इस वॉर एक्सरसाइज के मेन पॉइंट्स हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल का फर्स्ट फेज खत्म होने वाला है। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। इस बार लीड फोर्स के तौर पर भारतीय नौसेना है और इस फेज के बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना तीनों मिलाकर एक साथ अग्रेसिव ऑपरेशन करते हुए दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज का मकसद भी बिल्कुल क्लियर है। हम आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन त्रिशूल यानी एक्सरसाइज त्रिशूल के अंदर करीबन 35 से 40,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सदर्न कमांड भारतीय सेना की, उसके अलावा भारतीय नौसेना गुजरात से लेकर नीचे तक के अलग अलग एरियाज में डोमिनेंस दिखाते हुए, भारतीय वायुसेना जो एयर स्पेस को पूरा मेंटेन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल डोमेन का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इसमें स्पेस और साइबर की भी इन्वॉल्वमेंट है।